इसको एक बार जीरो कर लो, ये 2 सेकंड हो गए। नमस्कार, ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और आपको बहुत ही मैं यूनिक स्टोरी आज बताना चाहता हूँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, मुर्शिदाबाद गेट्स द रेडी टू ग्रो एप्पल्स फ्रॉम जून। मुर्शिदाबाद कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का है और ये अखबार कहता है कि वहाँ मुर्शिदाबाद में शानदार सेब की खेती हो रही है, बागवानी हो रही है। और वहाँ और इस पे ये भी है कि ममता बनर्जी ने जब ये सेब का बाग देखा, जबकि सेब जो है हिमालयी क्षेत्रों में होता है, ये माना जाता है कश्मीर, हिमाचल, इन जगह सेब होता है, लेकिन अब कलकत्ता के मुर्शिदाबाद में शानदार 1500 पौधों का, पेड़ों का शानदार बाग है जो बढ़िया फल दे रहा है। और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी ने कहा है कि अब हम इस सेब को पूरे पश्चिम बंगाल में इसको फैलाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने उसके रिजल्ट देखे तो बहुत शानदार है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सेब के पेड़ होते कहाँ हैं और इस सेब के पेड़ को उगाया किसने है। मैं आज उस पौधशाला में हूँ जहाँ ये पेड़ तैयार हो रहे हैं, ये पौधे तैयार हो रहे हैं। और देश के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ गर्म इलाका है वहाँ ये सेब के पौधे सेब हो रहे हैं और बहुत ही शानदार ढंग से हो रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान। और ये किस प्रजाति के हैं, किसने उगाए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और मैं इस समय देहरादून से 35 किलोमीटर ये शिमला बाईपास है, वहाँ की निर्मल नर्सरी है जहाँ ये हजारों पौधे हर साल तैयार करते हैं। और इसका कायाकल्प पूरे देश में एक मिशन के तहत पूरा अभियान चला रखा है। और सेब मैदानी क्षेत्रों में, गर्म इलाके में हो रहे हैं, न सिर्फ हिमालय में, यहाँ हिमालय में पैदा होने वाले पौधे भी हैं और आपके मैदानी, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। आइए, ये हैं निर्मल नर्सरी के पिता पुत्र, जिन्होंने बहुत ही शानदार पौधशालाओं का काम किया है, कई तरह के पौधे तैयार करते हैं। और यहाँ और ये हैं तोमर साहब। नमस्कार साहब। श्री करम सिंह तोमर साहब, इनकी उम्र है मात्र कितना, 80 वर्ष, 80 साल। और इन्होंने ये जो करामात है ये तोमर साहब ने की है। और इन्होंने 80 में, कब एक पेड़ आया था आपके पास? ये 83 में नहीं, 88 में आया था। 88 में, 1988 में एक कलम, एक पौधा, इटली की प्रजाति का, अन्ना प्रजाति का एक पौधे से इन्होंने करोड़ों लाखों पौधे तैयार कर दिए हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में पैदा हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आदमी रिटायरमेंट के बाद ये कहता अब तुम रिटायर हो गए हैं अब तो, और इन्होंने पौधशालाओं का काम रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद शुरू किया। और आज ये उत्तराखंड की जानी मानी नर्सरी है, इसमें काम कर। तोमर साहब ये बताइए, जो ये मैदानी क्षेत्रों में ये नर्सरी है जी, और ये राजस्थान और कहाँ सेब पैदा करवा दिया आपने, इसका असली शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले मैं ढगरानी फार्म में कार्यरत था और यहीं पे इटली परियोजना आई थी, हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर जी की। तो इटली फार्म से मैंने देखा एक पौधे में फल आए वहाँ बेमौसम से, तो उसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी। लेकिन मैं ये सोचा कि ये जब बिना मौसम का फल आ रहा है तो हो सकता है हमारे यहाँ भी हो जाए। अब मैं बिना मौसम मतलब जब कहीं सेब नहीं हो रहे थे तब उस पेड़ पे थे? जी। नहीं, ये था ये जून जुलाई में। जून में तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं सेब नहीं रहता है, वो लेट आता है, लेकिन वहाँ पे फल था। तो उसकी साइन वुड ला करके मैंने अपने खुद ही बीजू पौधे पे रोपण किया और ये पौधा अभी भी मौजूद है। जो पुराना पौधा मैंने कलम बांधी थी उसके साथ में 2-4 पौधे और भी बांधे। जब फल आना शुरू हुआ तो मुझे ताज्जुब हुई इस चीज़ की। सभी लोगों को इस जिसने देखा वो सब ताज्जुब में पड़ गए। और उसके बाद वो ये आज जो है वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और ना जाने कहाँ का कोई सा राज्य
अछूता नहीं रहा है, जहाँ की भारी मात्रा में ये फल नहीं जा रहा। इक्का दुक्का हर राज्यों में, जैसे उत्तराखंड तो है ही, लेकिन जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि हर राज्यों में ये प्रजातियाँ घर घर में पहुँच चुकी है। ये तो बताइए, जी सेब हिमालय क्षेत्रों में माना जाता था कि ये कश्मीर में यहाँ होता है, जी जी लेकिन आपने ये अभी ये अखबार है जी जी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जब मुर्शिदाबाद में देखा जी आपके यहाँ से लगे जी पौधे, जी जी तो इतनी प्रसन्न हुई, उसने कहा हम इसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे सेब उत्पादन में पश्चिम बंगाल में। जी जी तो ये जब यहाँ से ले जाते हैं जी जी तो आप कैसे उनको क्या कहते हैं कि कैसे उनको लगाने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं क्या? जी हाँ, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कर्नाटक में पहले बार कोई एक लोग आए और सबसे पहले मेरठ गया यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी से बढ़ते ताकि बढ़ते जो आवाज़ है, होता है। और ये जैसे रिसर्च सेंटरों ने अपनी अपनी जानकारी दूसरे को फ़ोन नंबर यहाँ का देते गए, और जैसे ये हर राज्य में, और जैसे कर्नाटक में कभी कभी ऐसे भी होते हो, हमारी भाषा समझते नहीं, हम उनकी भाषा नहीं समझते, वो बेमौसम में भी आ जाते हैं। लेकिन इस बेमौसम के टाइम भी हमने उनका साथ दिया और पौधे में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से पैकिंग किया, इस तरह से उस पौधों की कटाई छटाई की, इस तरह से उसमें मोस घास लगा कर के उनको पौधे दिए, और उनसे कहा है कि आप इसके साथ साथ ढेंचा भी बो दीजिए, और 15 बाई और 20 बाई 20 का पौधे की दूरी रखें, और ड्रिप सिस्टम हो सके तो ड्रिप सिस्टम रखें। तो उनकी यहाँ जो पूरी सफलता मिली है, ढेंचा जब ऊपर उठ जाता है, बीच में मक्की भी लगा रहे हैं पौधों के बीच बीच में, और दोनों तरफ जो है ढेंचा है। तो जिस समय वहाँ का तापमान जैसे 45-40 डिग्री रहता है, तो उस समय वो ढेंचा जो जो लू है वो दोनों तरफ से रोकता है, और पौधा हरा भरा है, फल अच्छा आने लग गए। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, वो वहाँ की जलवायु को सहन कर लेता है। अब वहाँ पे बहुत अच्छा फल आ रहा है, और ये वहाँ तो जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल वगैरह भारी मात्रा में पौधे जा रहे हैं, जो कि हम पूर्ति भी नहीं कर सक रहे हैं। तो जब पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जो हम कलम बांध रहे हैं, उसी को भी वो साथ में ले जा रहे हैं कि हमारी पूर्ति कर दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। देखिए, अब ये है निर्मल जी, आइए, ये इनके सुपुत्र हैं और बहुत ही हाईटेक नर्सरी के उत्पादक हैं, और इनकी स्कूली शिक्षा इंटरमीडिएट तक है, लेकिन आज इनके पास देश विदेश के कई जो हॉर्टी साइंटिस्ट हैं वो आते हैं यहाँ, बाकायदे उनको ट्रेनिंग देते हैं, ग्रोवर आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। निर्मल ये बताओ, जो आप मैदानी क्षेत्रों में सेब ये पौधे जो लग रहे हैं, ये की फसल कब आती है? धन्यवाद पहले तो राव जी आपका, आप हमारे पौधालय में आए, और आपका विशेष धन्यवाद कि आप बागवानी के लिए किसानों को बहुत प्रेरित करते हैं, और नई नई जो शोध हो रहे हैं या जो भी हमारा बागवानी पे कार्य हो रहे हैं उनके लिए आप अपना अमूल्य समय देकर इस तरीके से लोगों को आप रूबरू करवाते हैं, जो भी धरातलीय कार्य कर रहे हैं, नए नए इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं किसान, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सेब की भी आप नर्सरी देख रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्रों के लिए है, और इसको आप 45 डिग्री सेल्सियस तक लगा सकते हैं। और इसको अगर आप ज़्यादा हाइट पे अगर लेके जाते हैं तो ज़्यादा हाइट पे ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि इसके जो चिलिंग हावर्स हैं वो मैदानी क्षेत्रों में आसानी से पूरे हो जाते हैं। और इसकी व्यावसायिक खेती, चिलिंग आवर होता है ठंड का टेम्परेचर का, जो कि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता मैदानी क्षेत्रों में, सबको पता है, लेकिन जब तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसमें ही इस वैरायटी की जो चिलिंग हावर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे अभी ये 1 वर्ष का पौधा है, 1 साल की सीडलिंग है, 1 साल की ग्राफ्टिंग है, तो ये लगभग 4 फीट से ऊपर का प्लांट अभी हो चुका है, और ये अगले वर्ष ये बिम बना चुके हैं, और अगले वर्ष ही ये फल देने में आ जाता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसके जो सबसे अच्छे लाभ मिलते हैं वो ये है, सबसे पहला लाभ ये है कि तापमान बड़ा अच्छा मिल जाता है, तो पौधे में ग्रोथ की कोई कमी नहीं रहती। जब पौधे में ग्रोथ की कमी नहीं रहेगी तो पौधा जल्दी होना है, तो फ्रूटिंग का जो हमारा एक रहता था कॉन्सेप्ट कि नहीं बहुत लेट फ्रूटिंग होगी, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो ये जो है, जब पहाड़ में सेब जुलाई अगस्त सितंबर आते हैं तो ये जून में सेब देने लगता है। ये 15 से 20 जून तक ये हार्वेस्ट भी हो जाता है, और उस समय मार्केट के अंदर कोई सेब नहीं होता। बस इस प्रजाति को जो एक कमी मेरे अपने उससे लगी है, जो अनुभव किया इस प्रजाति के ऊपर, तो सिर्फ एक ही कमी देखने में पाई गई है इस वैरायटी में, जो पर्वतीय क्षेत्रों के हमारे सेब होते हैं
उनकी जो फ्रूट की कीपिंग क्वालिटी है, यानी कि आपका जो फलों की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्रों में हमारे पास वो नहीं है। इस फल को आप तोड़ने के बाद 4 से 5 दिन तक ही रख सकते हैं। तो आप जब डिमांड होगी तो ये 2 दिन में बिक जाएगा। 2 दिन में बिकेगा। और थोड़ा-सा इसमें जब अत्यधिक तापमान हो जाता है, या कुछ काश्तकार तो ऐसे करते हैं कि इसको बगीचों के बीच में भी लगा रहे हैं। ओके। जब 4 पौधों के बीच की जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पे सेब का पौधा लगा देते हैं। उससे क्या है कि थोड़ा-सा छाया और जो वो तेज़ कई धूप तरह के जैसे केले के हैं हाँ या जी। कोई और आम के हैं उसके ताकि बीच में। डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ओके। तो उस जगह पे कलर अच्छी मात्रा में इसमें कलर आ जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट ओपन फील्ड के अंदर इसको लगाता है तो वहाँ थोड़ा-सा कलर की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी इसमें फल नहीं आएगा। फल भरपूर मात्रा में आता है, बंच में आता है और बहुत टेस्टी बढ़िया। टेस्टी होता है। और एक आज मैं आपको एक नया जो शोध कह लीजिए, या जब आदमी कोई नया वर्क करता है या अलग-अलग राज्यों में कोई फल जाता है या पौधा जाता है, तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम भी अलग मिलते हैं। अलग मिलते हैं। लेकिन एक परिणाम अचंभित करने वाला मुझे अभी लास्ट ईयर ही अनुभव हुआ है। मैंने आज से लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व बप्पादा वेस्ट बंगाल में ज़िला है उनका बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है, और उनको पौधे दिए। तो प्रथम वर्ष ले जाने के बाद ही उसमें फल आए। तो उनको तो लाज़मी था कि भाई पौधे अच्छे हैं, तो उसमें फ्रूट भी थे, 2-4 दाने रुक गए। तो मुझे भी कोई बड़ा अचंभित नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर में जब फ्रूटिंग की बारी आई पौधे की, जो सामान्य तौर पे हमारे पास फरवरी में पौधा फ्लावरिंग करता है और मार्च अप्रैल तक उसमें फल आपको दिखते हैं। मैं बड़ा अचंभित हुआ। मार्च अप्रैल तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो फ्रूटिंग हुई इस पौधे पर, वो बहुत ही अकल्पनीय थी, क्योंकि इस पौधे ने वर्ष में 2 बार फल दिया। ओह! क्योंकि उस जगह पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। तो जिस समय पे उन्होंने फ्रूट हार्वेस्ट किया उसके बाद एक फ्लावरिंग हुई। मैंने कहा कि ये शायद मौसम की वजह से ऐसा हो सकता है। मतलब एक बार फल आ गए, वो हार्वेस्ट हो गए, फिर दोबारा फ्लोरिंग हो गया। फिर दोबारा फ्लावरिंग हुई। तो साल जैसे में 12मासी नींबू होता है हाँ इसी जी, तरह। तो साल में 2 बार फ्रूटिंग दी। तो मुझे एक बार लगा कि शायद कभी-कभार जैसे वेदर का फ्लक्चुएशन होता है, तापमान घटता बढ़ता है, तो उस कारण यहाँ पे भी ऐसा देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन उनके पूरे पौधे पे, एक पौधे पे नहीं, उनके पास लगभग 100-200 पौधे लगाए थे, और सिर्फ वो रिसर्च पर्पज़ के लिए थे कि इनके क्या फीडबैक निकलते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कभी ऐसा आपके पास भी हुआ? तो मैंने बोला मेरे पास तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपके पास हुआ है? तो उन्होंने बोला मेरे पास 1 वर्ष नहीं, दूसरे साल भी ऐसा ही हो गया। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा तापमान था, ऐसा तो जो इसके लिए माइनस माना जाता था वो पॉजिटिव हो गया वहाँ। पॉजिटिव हो गया। तो very good। 2 बारी में इसको फ्रूटिंग देखी गई। तो मैंने जब उनको पूछा कि दूसरी बारी की फ्रूटिंग में क्या कमी आपको नज़र है और क्या लाभ मिला? एक जो लाभ जो मिला, जैसे जितनी सॉफ्टनेस इसमें है फ्रूट में, नॉर्मल फ्रूटिंग में, उसके अदर जो सेकंड क्रॉप आती है तो उसमें फ्रूट हार्ड रहेगा। मैंने कहा फिर हार्ड रहेगा इसका तो, मतलब फिर वो लंबा रहेगा। लेकिन उसकी कमी ये बताई गई कि साइज़ पूरा प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता। अच्छा, साइज उतना नहीं है। लेकिन टेस्ट और कलर ये दोनों ज़्यादा इम्प्रूव हुए। टेस्ट, कलर और हार्डनेस, ये 3 चीज़ें विदाउट मौसम। मतलब पहले जो है हम सेब यहाँ से ले जाते थे बॉम्बे कलकत्ता बेचने, अब कुछ लगेगा कि आपने ऐसी करामात कर दी है कि पता चले कि कलकत्ता का सेब हमारे पहाड़ में आ रहा है। बिल्कुल, ये इस तरीके से अभी एक हिमाचल के जो किसान हैं हरिमन शर्मा जी, उन्होंने भी एक कोई HRMN 99 करके एक वैरायटी विकसित की है, जो पूरे देश के अंदर लगाई जा रही है। लेकिन इसके अन्ना वैरायटी के साथ इसमें अगर हम बात करें पॉलिनेटर की, तो एक पॉलिनेटर हमारे को लगाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनेटर के रूप में हम इसमें डॉर्सेट गोल्डन एक वैरायटी है, वो इसको लगाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी किसान के पास वो डॉर्सेट गोल्डन नहीं है, लगा नहीं पाए, तो ऐसा नहीं है, ये सेल्फ पॉलिनेटर का मतलब होता है कि इसके बीच में परागण के लिए करीब 20-30 पौधों के बीच में एक पौधा परागण के लिए लगता है। लेकिन अगर अन्ना प्रजाति की जो सबसे अच्छी खासियत है कि अगर आप इसके साथ परागण का पौधा भी नहीं लगाते हैं तो भी ये फलत में आएगा। अच्छा, ये बताइए इस एक पौधे की कीमत क्या है? इस पौधे की जो कीमत है हमारे पास विभागीय दर पे ही है। सीडलिंग के ऊपर तैयार प्लांट है। सीडलिंग का है कि नीचे बीजू मूल व्रंत है, ऊपर इसके ऊपर अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन दोनों तरह की वैरायटीज़ हमारी अलग अलग ब्लॉक्स में लगाई हुई है। तो जो ये वैरायटीज़ हैं, और इसकी जो कीमत है, इसकी जो कीमत है विभागीय दर ही है, लगभग 100 रुपये प्रति पौधा है। 100 रुपये प्रति पौधा, 100 रुपये पौधा। तोमर साहब, ये बताइए आपने एक पेड़ से अब तक ये कितने पौधे बना लिए होंगे? ये सर एक पौधा तो जो अस्थाई था, वो तो अभी है ही, अभी है। अब इसके साथ जो इन पेड़ों का परदादा है। जी। और इसको आगे बढ़ा दिया बहुत साइनवुड के लिए,
मतलब लाखों तो कर दिए होंगे। लाखों पे इसमें साइन अगर देते हैं। अगर अगर 100 रुपए एक पेड़ की कीमत है जी, जी, तो जी। कई लाख एक पेड़ से जी, कितने जी, आपने जी। खींच लिए। देखिए इसमें भी हम इतना मेहनत भी है, पूरा भी नहीं मेहनत बना भी है। सकता है ना, तो इसकी इतनी सील्डिंग बना पाते हैं। कभी कभी बीज नहीं जमता, बिल्कुल कभी बिल्कुल कुछ है, कभी कलमी कुछ का है। है, बिल्कुल तो मेहनत है। जी, जी, कुछ जी, कलम बांधते हैं वो भी कभी मैं तो कभी मजाक कर सक्सेस रहा नहीं। हूँ। जी, जी, कभी कभी सक्सेस नहीं होती। हाँ, तो फिर भी ये है कि भरपूर मात्रा में, जैसे 20-20, 25,000, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह भारी मात्रा में ले जाते हैं पौधे। तो फिर भी अपने क्षेत्रों के लिए पौधे 2-2, 4-4 पौधे हर राज्यों के लिए जो आते हैं वो खाली नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया। जी, ये जी, है, जी। ये था पूरे देश में सेब की क्रांति लाने वाले पिता और पुत्र। और बड़ा नुकसान इन्होंने किसका किया है? डॉक्टरों का। ये जो है आज तक हॉस्पिटल नहीं गए हैं जी, जी। और न दवा लेते हैं, नहीं सर। बस सुबह शाम जी, जी। पेड़ों के बीच में। देखिए कर्मठता के बारे में विभाग भी अभी तक याद करता है कि करम सिंह जैसे ईमानदार, करम सिंह जैसे कर्मठता अगर हर मनुष्य के अंदर आ जाए तो विभाग में कुछ परिवर्तन होता है। ये भी कहते जी, हैं जी। कि आप दिन में तो 8 घंटे विभाग में काम करते थे और उसके बाद शाम को रात को अपनी नर्सरी खुदाई करते थे, क्या ऐसा सही है? गुड़ाई, नीलाई, कलम बांधना रात को ही मैं करता था लैंप लेकर के। उस टाइम में यहाँ बिजली का साधन भी नहीं था। ड्यूटी से आने के बाद एक चाय चलते चलते पीता था और मैं परिवार से कह रखा था कि भाई तुम खाना पीना मेरे लिए इंतजार मत करना, सोने की भी मेरी इंतजार मत करना। हो सकता है मैं पेड़ में पेड़ के नीचे जी सो हाँ, जाऊं। कभी कभी हो जाता था ऐसा है, क्योंकि जिस काम में मैं लग जाता हूँ मुझे पता नहीं रहता है, खाना खाया, भूख प्यास नींद वगैरह मेरे लिए कुछ नहीं था। ये हैं कर्मयोगी और इनके पास 2 शानदार नर्सरीज हैं। निर्मल जी, ये बताइए इस समय आप हर साल लगभग कितने पौधे तैयार कर देते हैं? डिफरेंट आपका अखरोट है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं। देखिए जितना हमारे पास पौधे उत्पादन की क्षमता है उसके हिसाब से लगभग प्रति वर्ष जो है लगभग 2 से 3 लाख पौधे बिक्री योग्य अपना तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 लाख पौधे बिक्री योग्य। जिसमें कि कई बार ये फ्लक्चुएशन इतना डिफरेंस इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जलवायु के ऊपर सारा खेल है और आपने पूरी मेहनत करी, उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं ठीक है, जलवायु तो जलवायु है। इस वर्ष की अभी हमने मैंगो की जो सीडलिंग लगाई थी, अकेले मैंगो की सीडलिंग हमने 1,35,000 सीडलिंग के आसपास हमने लगाई थी। लेकिन उसके बाद अभी अत्यधिक बारिश होने के बाद अभी जो कंडीशन हुई है वो कंडीशन इस टाइप से हुई है कि लगभग 20% ही जीवित बचे हैं पौधे। आप ये बताइए, उत्तराखंड सबसे तेज़ी से डेवलप कर रहा है बागवानी की तरफ। इस समय क्या नर्सरियां इनकी मांग को पूरा कर पा रहे हैं उत्तराखंड के? देखिए जितना हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है और जो हम सोच रहे हैं और जो विभाग और प्रदेश सरकार हमारी सोच रही है कि बागवानी पे आत्मनिर्भर बने, क्योंकि और कोई स्वरोजगार का कोई संसाधन नहीं ये है। बड़ा साधन है। सबसे बड़ा साधन है। अगर एक पौधा लगाते हैं आप, 10 पौधे लगाते हैं, 100 पौधे लगाते हैं, तो आपने अपने लिए तो लगाए, लेकिन आप इस चीज़ को भी सोच के देखिए कि उन 100 पौधों के पीछे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। गाड़ी वाले को रोज़गार मिलेगा, उसमें लेबर को रोज़गार मिलेगा, लेडीज़ को रोज़गार मिलेगा, हर तरीके से मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्वरोज़गारी है। बाकी एक ऐसा व्यवसाय मुझे लगता है कि हमारे बंजर ज़मीनों को उपजाऊ बना सकता है और हमारे जो पलायन हो रहा है, इन्वायरमेंट है, सभी चीज़ों के लिए लाभदायक अच्छा ही। आप ये बताइए, ये आपके ये जो प्लांट हैं इसका कोई दूसरा सेंटर भी है जहाँ उपलब्ध हो सकता है ये? देखिए मेरे पास प्लांट इसी जगह पे हैं और एक मेरी मैदानी क्षेत्र में और नर्सरी है, उत्तर प्रदेश में हमारी वो नर्सरी है और उस उत्तर प्रदेश की नर्सरी में हमारे पास आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, संतरा, मौसमी। नहीं, क्या जो बाहर के राज्यों के हैं क्या दिल्ली में भी उनको ये मिल सकता है? आपका बिल्कुल है? दिल्ली में भी पूसा संस्थान में मेरा एक आउटलेट है अपना। अच्छा, पूसा एग्रीकल्चर जो सेंटर है जी, भारत सरकार का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर, वहाँ पे हमारा अपना एक काउंटर है, वहाँ से भी ये चीज़ें आपको मिल सकती है। ओके, ये बताइए आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्योंकि हज़ारों लोग ये ढूंढते रहते हैं कि बोला मैदानी क्षेत्रों में कैसे लगेगा, सेब लगते नहीं लगते हैं, वो आपसे ताकि संपर्क कर सकें। देखिए मेरा जो संपर्क नंबर है और आप नंबर पे उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94 56 56 50 20 33 94 56 56 50 50 20 33। तो ये हैं निर्मल जी और श्री उनके पिता श्री तोमर साहब,
जो 80 साल में भी बिल्कुल यंग, देखिए इनका लाल चेहरा, और ये सब पेड़ों के कारण है, इन पौधों के कारण है। और इनके कारण एक पेड़ से इन्होंने लाखों पौधे तैयार किए हैं, और ये हमारे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए मार्गदर्शक हैं। और इस क्षेत्र में युवा आ सकते हैं, और कईयों, इस समय कितने लोगों का आप अपने इसमें रोजगार दे रहे होंगे इतनी बड़ी नर्सरी में? नर्सरी के साथ साथ जो भी हमारे अपने व्यवसाय हैं टोटल पूरे बागवानी कृषि से रिलेटेड, इसमें सभी में लगभग 40 से 45 आदमी तो वैसे रहते ही हैं, लेकिन 60-65 आदमी के करीब सभी को 60-65 आदमियों का आप रोजगार दे रहे हैं। इसका मतलब इतने परिवार आपके साथ पल रहे हैं, आपके साथ। देखिए जी, मेरा तो अपना एक खुद का मानना है कि इनके वजह से मेरा परिवार पल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये देहरादून की बहुत ही रमणीक जगह है। देहरादून से ISBT से मात्र 35 किलोमीटर, ये शिमला बाईपास है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है, और NH 72 और उससे लगी हुई ये नर्सरी है। इसलिए आइए, संपर्क कीजिए, और स्वास्थ्य के मामले में करम सिंह तोमर साहब के जैसे हंसते खेलते मुस्कुराते और जीवन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।